जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सीड साइंस, बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं। तो अब बारी आती है बायोकेमिस्ट्री की। तो आज से हम बायोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स शुरू करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट से। तो आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास में हमारा जो है एजेंडा रहेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये क्लासेस जो है प्लांट साइंसेस स्टूडेंट के लिए है। यानी कि अगर आप जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी कि हफ्ते में 3 दिन आपको शाम को 7 बजे प्रीमियर की जाती है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। हाँ, पिछले हफ्ते जो है आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वॉज ऑन लीव, मैं लीव पर थी, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। बाकी आप मेरे पिक्चर कुछ अलग देख रहे हैं, नॉर्मल रेड कलर का वेलकम नहीं है। विद दिवाली आ रही है तो ऑफ कोर्स दिवाली धमाका तो बनता ही है। सो ऑन दिस दिवाली वी आर गिविंग यू नॉट 80% ऑफ बट 85% ऑफ। जनरली जब भी कोई फेस्टिवल आता है यू गेट 80% ऑफ ऑन योर कोर्सेज एंड डबल वैलिडिटी, बट दिस दिवाली इज स्पेशल। देखिए मैं भी गायब हो गई हूँ स्पेशल दिवाली पर, इसीलिए इस बार आपको 85% ऑफ मिल रहा है इस दिवाली पर। तो आप इसका बिल्कुल जो है फायदा उठा सकते हैं। और इफ यू आर प्लानिंग कि कोई मुझे कोई कोर्स में एडमिशन लेना है, सो दिस इज द राइट टाइम, राइट? क्योंकि मैक्सिमम जो है इसका क्या कहेंगे हम, ऑफ आया है अड्डा 24/7 पे। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से तो ऐसा हुआ है ना? सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन देम, राइट? चलिए अब शुरू करते हैं हम क्लास। लेकिन अगर उससे पहले अपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप, आपके लिंक जो है गिवन है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज। तो इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं आप इस एप्लीकेशन में। बस लॉग इन करके फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स को चुनना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। एंड मोर स्पेसिफिकली जो आपकी सबसे काम की चीज़ है वो या तो जॉब अलर्ट्स या है सब्जेक्ट वाइज क्विजेज। आपको डेली जो है सब्जेक्ट वाइज क्विजेस में मिलती है, जिससे आप जो है कुछ भी काम या एक्टिविटी करते हुए अटेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दे एनहांस योर नॉलेज। चलिए तो अब चलते हैं आगे हम अपने क्लास के टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? नाम में ही अगर हम इसका बाइफर्केशन करें, कार्ब्स एंड हाइड्रेट्स, यानी कि कुछ है जो कार्बन एटम से रिलेटेड है, कुछ है जो हाइड्रेट, हाइड्रेट कौन करता है हमें? वाटर करता है, यानी कि वाटर से रिलेटेड है। यानी कि अगर हम कार्बन एंड वाटर को मिला देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, है ना? जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कार्ब्स कह देते हैं, राइट? तो चलिए हम कार्ब्स के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारा टॉपिक की जो शुरुआत है वो बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, है ना? मैंने हमेशा आपको कहा है जहाँ बायो लग जाता है वहां का मतलब होता है लाइफ, है ना? बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस। यानी कि जो रिएक्शंस लाइफ में हो रहे हैं, आपके और मेरे बॉडी में हो रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। हमारी ये बॉडी है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग सेल्स इसमें प्रेजेंट है। लेकिन ये चलती किससे है? सारे केमिकल रिएक्शन से चलती है, एंजाइम से चलती है। एक के बाद एक कंपाउंड बनता है, टूटता है, जिससे बॉडी चलती रहती है। और इस बैलेंस में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आ जाए तो हमें किसी भी चीज़ की इलनेस हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है या टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये जो पूरी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस कंपाउंड के बाद क्या कंपाउंड बनता है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वो सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं।
लेकिन हमें इतनी हाई फाई बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, जहाँ पर हम कवर करेंगे व्हाट आर कार्ब्स, कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे विद योर ऑफ कोर्स वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पर मेजरली जो है लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ, है ना, लिविंग सिस्टम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं जनरली, हम कहते हैं ना प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और लाइफ, है ना, हमारी सारी मसल्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन सब प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, लेकिन हमारी बॉडी को चलाता कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स चलाते हैं। और फैट्स के कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, वन ऑफ देम इज प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्ट करना फैट्स का काम होता है ना, तो ये सारी चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी। हालांकि बायोकेमिस्ट्री के सफर में हम न्यूक्लिक एसिड को कवर नहीं करेंगे, द रीजन बीइंग इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो उनको यहाँ दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, बाकी सारी चीजें हम यहाँ बायोकेमिस्ट्री में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। जैसा कि मैंने कहा था दो शब्दों से बना है, कार्बन्स एंड हाइड्रेट्स यानी कि वाटर, तो यहाँ पर इनको हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि अगर कार्बन को हाइड्रेट कर दे, कार्बन को पानी पिला दें तो क्या बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपने बहुत अपने आसपास सुने होंगे, है ना, लेकिन जो फेमस एग्जाम्पल है या कार्बोहाइड्रेट्स कहते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट इमेज आती है वो शायद शुगर की आती होगी, चीनी की आती होगी, या फिर चपाती रोटी की आती होगी, है ना। जो भी लोग जैसे डाइट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस कर देते हैं, तो वो रोटी कम खाना शुरू करेंगे, अनाज कम खाना शुरू करेंगे, डायरेक्ट शुगर कम खाना शुरू करेंगे, लेस कार्ब्स वाली डाइट कर रहे हैं हम तो। लेकिन कार्ब्स इतने बुरे भी नहीं होते हैं, मतलब आजकल हमने लगा लिया कि भाई कार्ब्स को छोड़ना है, डाइटिंग करनी है तो, और कार्ब्स तो बहुत बेकार चीज़ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी को वेल फंक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। आपके इवन माइंड को भी अलर्ट रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। माइंड डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। आपके माइंड को नहीं पता व्हाट टू डू विद द प्रोटीन, बट इट विल्स नोज कि भैया मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है ना। कार्ब्स नहीं खाएंगे तो एटीपी नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, और हम पूरा दिन सुस्त फील करेंगे या फिर लेस एक्टिव रहेंगे। तो कार्ब्स को बुरा क्यों माना जाता है, कार्ब्स बुरे तब होते हैं जब आप उन्हें एक्सेस में खाते हैं, जितना आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही है या जितने कार्ब्स वो कंज्यूम कर पा रही है उससे आप अधिक कार्ब्स जब खाते हैं तब वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सोचती है चलो एक्सेस खाना है इसको स्टोर कर लेते हैं, क्या पता कब मुसीबत आ जाए और काम आ जाए। तो ये जो मुसीबत के लिए जो स्टोर किया जाता है खाना, ये कार्ब्स जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एज अ फैट्स बेसिकली स्टोर हो जाते हैं, जो हमें मोटा बनाते हैं, ठीक है। तो विद अ लिमिटेड जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं, दे आर नेवर बैड, इवन दे आर गुड फॉर योर बॉडी, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स में यहाँ दिया हुआ है, केन शुगर दिया हुआ है, ग्लूकोज आपने देखा होगा ना, ग्लूकोज का आपका डब्बा भी आता है, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए है, बिकॉज इट डायरेक्टली कंटेन्स ग्लूकोज। एनीवे अगर आप चपाती भी खाने वाले हैं वो ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होगी और फिर आपका शरीर उसको यूटिलाइज करेगा। तो अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज पीते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको जल्दी एनर्जी मिलती है। फॉर इंस्टेंट एनर्जीज यू कैन यूज ग्लूकोज और इवन सुक्रोज, यानी कि डायरेक्ट चीनी भी जो है आप यूज कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फूड आपको दिख रहे होंगे, है ना। बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, चपातीज में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे कार्ब रिच फूड्स होते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, राइट। पर एक बात और है कि यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला हमें गिवन है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि ये जो सी यानी कि कार्बन एटम्स है और जो वाटर एटम्स है इनका एक रेशियो होता है विच शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। इक्वल का क्या मतलब है, देखिए आपके जो कार्ब्स हैं, है ना, दीज आर योर कार्ब्स, अगर ये 2 इन नंबर है तो आपका H
H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी 2 इन नंबर होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला कहता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला कहता है कि ये नंबर सेम होता है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक क्या हो जाता है, C2H4O2, राइट। H4 क्यों होगा, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स डबल होंगे एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इक्वल होंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला है, तो हम इसको N से डिनोट करते हैं, CnH2nO अगेन N। ये जनरल फॉर्मूला होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, या जितने भी केमिकल्स इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं क्या वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं? आंसर इज नो। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल, CH3COOH। अब इसमें कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 कार्बन एटम्स है, H3 एंड H यहाँ पर आ गया, टोटल H हो गए 4 एंड अगेन 2O, अगेन ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो अगर मैं इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो ये C2H4O2 फॉर्मूला में फिट हो रहा है, लेकिन हमें पता है एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। सेम इज द ऑपोजिट केस, हमारे पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट भी है जो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। You guessed it right, it is deoxyribose sugar। जब आप राइबोस शुगर की बात करते हैं तो राइबोस शुगर में हमारे पास 5 कार्बन्स होते हैं, C5H10 डबल एंड O अगेन 5। दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइबोस शुगर। लेकिन हमें पता है डीएनए में राइबोस शुगर नहीं बल्कि डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलती है। डीऑक्सी मीन्स इसका एक ऑक्सीजन एटम चला गया है या कम हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ आप OH देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ H प्रेजेंट है, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम कम प्रेजेंट है। तो जब आप डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला लिखेंगे दिस विल बी C5H10O4। Now, this formula does not follow the empirical formula given for carbohydrates। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए empirical formula है that is a general formula, यानी कि ज़्यादातर मेंबर्स जो है उस फार्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स डिऑक्सी जैसे भी हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो केमिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स को तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है ना, एल्डिहाइड और कीटोन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कार्बोहाइड्रेट्स इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर इन द कार्बन, बट एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स में एक फंक्शनल ग्रुप होता है। वो फंक्शनल ग्रुप ज्यादातर या तो एक एल्डिहाइड होता है या फिर एक कीटोन ग्रुप होता है। नाउ व्हाट आर दिस एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप इज CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक एक एटम CHO अगर जॉइंट है तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड शुगर या एल्डोज शुगर। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है उन शुगर को हम एल्डोज शुगर कहते हैं। जिन शुगर्स में कीटोन ग्रुप एज अ फंक्शनल एजेंट होता है तो उसे कीटोज शुगर कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उन्हें एल्डोज शुगर कहेंगे, जिनमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है उसे कीटोज शुगर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कोई भी चेन है ना, दिस इज द चेन ऑफ योर एनी कार्बोहाइड्रेट है ना। इस कार्बोहाइड्रेट पर यहाँ पर अगर CHO ग्रुप लगा है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है तो ये
कीटोन ग्रुप हो जाता है ना, एनीवेयर, नॉट यहाँ पर, बट एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अब बात आती है शुगर की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लेते हैं तो चीनी हमारे दिमाग में आती है ना। क्या सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होते हैं? द आंसर इज अगेन नो। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो चीनी होते हैं, यानी कि जिनको हम शुगर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो चीनी यानी कि शुगर की कैटेगरी में सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो दो कंडीशंस मीट करते हैं। और ये दो कंडीशंस कौन सी है? ये दो कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि उसका स्वाद मीठा होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी स्वीट इन टेस्ट, जैसे कि चीनी है ना। आप दूध पीते हैं, दूध में एक मिठास होती है, वो लैक्टोज शुगर की वजह से होती है। आप हनी खाते हैं तो हनी भी क्या होता है? मीठा होता है। आप जैगरी खाते हैं तो वो मीठा होता है। तो जो भी चीज़ मीठी है ना, जो स्वाद में मीठी है, तो उनमें बेसिकली शुगर प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जिनका स्वाद मीठा होता है। अगेन मेरा क्वेश्चन फिर आपसे रहेगा, क्या सारी मीठी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं? आंसर इज नो। जैसे कि आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स बट दे आर स्टिल स्वीटर इन टेस्ट। शुगर फ्री वाले लोग इनको यूज करते हैं, है ना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं वो शुगर की कैटेगरी में आते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको कि दो कैटेगरीज, दो कंडीशंस जो है वो मीट करनी है। तो एक कंडीशन तो हो गई कि उसका स्वाद मीठा होना चाहिए, इट शुड बी स्वीटर इन टेस्ट, एंड द सेकंड कंडीशन इट्स सॉल्युबल इन वाटर, इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि जब आप चीनी की एक चम्मच लेकर पानी में घोलते हैं तो वो रेडिली घुल जाती है, तो वो शुगर की कैटेगरी में आएगी। आई एम सॉरी, अगर वो रेडिली पानी में नहीं घुलती है तो वो शुगर की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो स्वीटर इन टेस्ट होते हैं, जो मीठे होते हैं, सिर्फ उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं। Now tell me in the comment box which are the carbohydrates which are not sugar। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल बताइए जो शुगर नहीं है। ठीक है, थोड़ी मेहनत किया कीजिए आप, साथ साथ जब मेहनत करते रहेंगे तो चीजें बेटर याद रहेंगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में आपने ये तीन नाम सुने होंगे, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, है ना। ये सारे नाम आपने सुने हैं। तो आइए इनको हम एक बार अच्छे से देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। स्टार्टिंग विद मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब उसको आप और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स का मतलब है 1 यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ एक ही यूनिट है, आप उसे फर्दर उसे नहीं तोड़ सकते। जैसे कि इस पेन का वैसे ढक्कन नहीं है, अगर ये पेन है ना, दिस इज अ पेन, दिस इज अ होल पेन, तो ये पूरा पेन क्या है? एक यूनिट है ना। मैं ऐसे 4 पेन भी खरीद सकती हूँ, 10 पेन भी खरीद सकती हूँ। ये जो एक पेन है ये एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है, दिस इज अ मोनोसेकेराइड। अब काफी सारे लोग यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर कंफ्यूज होते हैं। मोनोसेकेराइड्स, देखिए अब मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखती हूँ आपके सामने, वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, यू कैन सी C6H12O6। ग्लूकोज में अगर आप देखेंगे तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के अगेन 6 मॉलिक्यूल हैं, इसमें तो एक मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मोनोसेकेराइड का मतलब एक कार्बन एटम नहीं होता, मोनोसेकेराइड का मतलब एक यूनिट होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है? एक यूनिट है। ये पेन क्या है? एक यूनिट है, तो ये क्या है? ग्लूकोज है। अब इस पेन की मैं कैप खोल सकती हूँ, इसके अंदर एक रिफिल होती है, उसे निकाल के अलग कर सकती हूँ,
है ना, इसकी बॉडी को अलग कर सकती हूँ ना। तो ऐसे ही इसको मैं अगर ऐसे तोड़ रही हूँ तो वो पेन तो नहीं रहेगा। क्या मैं अंदर वाली कलम से लिख सकती हूँ? नहीं। क्या मैं केवल ढक्कन से लिख सकती हूँ? नहीं। वो एक यूनिट तो नहीं रहेगा ना, वो टूट जाएगा, वो मेरे किसी काम का ही नहीं रहेगा। ऐसे ही ग्लूकोज है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे ग्लूकोज की एक यूनिट। अब ग्लूकोज की एक यूनिट में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे इस पेन के ऊपर ढक्कन है, निब है, पीछे का है, आगे का है, उस तरीके से उसके पास भी और पार्ट्स हैं। सो नेवर नेवर अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मोनोसेक्राइड का मतलब, कई लोग क्या समझते हैं मोनोसेक्राइड का मतलब होगा C1H2O1, क्योंकि ये तो सबसे छोटा एटम हो गया है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये मोनोसेक्राइड होगा। तो ये आंसर गलत होगा, ठीक है। दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। मोनोसेक्राइड का मतलब है एक यूनिट। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन फ्रंट ऑफ यू, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है ना। तो ये क्या है? सारे मोनोसेक्राइड है। नाउ आप यहाँ पर देखिए, जो आपका ग्लूकोज है ना, और जो आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज योर कीटोज शुगर। फ्रक्टोज आपका क्या है? कीटोज शुगर है, क्योंकि इसमें कीटो एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। और ग्लूकोज जो है आपकी एल्डोज शुगर है, क्योंकि ये क्या है? एल्डिहाइड इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम इज विद द गैलेक्टोज, इसमें भी क्या है? एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी क्या है? एल्डोज शुगर है, राइट। तो ये मोनोसेक्राइड है, मतलब एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट है, राइट। तो दे आर मोनोसेक्राइड्स, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और आई कैन से ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब डाइसेक्राइड्स नहीं होता है डायरेक्टली। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड्स, लेकिन वो चेन है वो नंबर में कितनी होती है? 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। अगर मेरी चेन में जब मैं तोड़ती हूँ मुझे 2 या 2 से अधिक यानी कि 10 तक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। Now imagine this pen tied with another pen, tied with another pen, and in this way I have joined 10 pens. इस तरीके से मैंने अगर 10 पेन को एक साथ जोड़ दिया है तो ये 10 पेन की एक चेन बन गई है। जब तक ये नंबर 10 तक सीमित रहता है इसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। If it goes beyond 10 to 11, 100 or 1000, it goes to polysaccharides. ठीक है। तो व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स? ओलिगोसेक्राइड्स को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें आपको 2 या 2 से मोर मॉलिक्यूल्स अप टू 10 मॉलिक्यूल्स जो है आपको मोनोसेक्राइड्स के मिल सकते हैं, उनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सुक्रोज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, है ना। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेक्स अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। आई एम सॉरी। नाउ दिस इज वन, आई एम सॉरी, फ्रक्टोज शुगर आएगा, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज शुगर। तो ये आपका जो है एक शुगर है, ये आपका सेकंड शुगर है। फर्स्ट शुगर सेकंड शुगर एटम से जो है यहाँ पर बाइंड होता है ना, एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्यों ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, 2 मोनोसेकेराइड्स को जोड़ता है। सो one is the glucose molecule and one is the fructose molecule which are making the sucrose sugar। तो ये 2 एटम जो है यहाँ पर बाइंड करते हैं, तो एक क्या बनता है? डाइसेकेराइड बन जाता है। अगर इसी तरीके से 3 एटम अटैच होते हैं तो ट्राइसेकेराइड्स बन जाते हैं, 4 एटम होते हैं तो टेट्रासेकेराइड्स बन जाते हैं, और इस तरीके से हम 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स तक इसमें जोड़ सकते हैं। बियॉन्ड 10 इफ गोज इट कम्स टू पॉलीसेकेराइड, ये जो है पॉलीसेकेराइड वाली कैटेगरी में आ जाता है।
नाउ डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स जो है आपसे एग्जांपल में पूछ लिए जाते हैं ना, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनी हुई होती है, लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनी हुई होती है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी हुई होती है। सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, राइट। डायग्राम्स जनरली आपको एग्जाम में नहीं दिए हुए होते, लेकिन फिर भी आपको एक लुक डायग्राम्स पर रखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है विच इज 6 कार्बन शुगर, है ना, हेक्सोज शुगर है। तो यहाँ पर आपका हेक्सागोन बन रहा है क्योंकि ये 6 कार्बन शुगर है। वेयर एज ये जो है आपकी फ्रक्टोज, इसमें स्ट्रक्चर में 5 ही शुगर आएंगी और फंक्शनल ग्रुप में एक्स्ट्रा कार्बन है ना। तो यहाँ पर आपका पेंटागन शेप बन रहा है ना। तो ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये आपका फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। तो ये वाले एटम्स जो हैं आपके यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर आपका लॉस होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का। जब ये दोनों मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ पर हमें वाटर लॉस हमेशा देखने को मिलेगा जब भी हमारी बॉन्डिंग दो मोनोसेकेराइड्स के बीच होंगी। क्यों होता है ये वाटर लॉस? देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक OH ग्रुप था, यहाँ पर एक H ग्रुप था, तो यहाँ से वो HOH, एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप जो है हट जाता है ना। तो इसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। चलिए, now coming to polysaccharides, carbohydrates which yield a large number of monosaccharides। जब आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपको बहुत सारे नंबर्स में मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं दे आर नॉन एज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस किस चीज में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है? दो नाम आपने यहाँ पर श्योरली सुने होंगे, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेंस। स्टार्च वो पॉलीसेकेराइड्स है जो प्लांट अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्टोर्ड इन प्लांट्स आर नॉन एज स्टार्च, whereas the carbohydrates which are stored in the human body are known as glycogens, है ना, उनको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। अदर देन दिस सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, राइट। तो आपके जो गम्स होते हैं, जो ट्री गम होते हैं, ये भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं पॉलीसेकेराइड्स के, और ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स क्या है, नॉन स्वीट है, यानी कि ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीटर इन टेस्ट एंड दे आर नॉन एज नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स, है ना, इनको हम नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में देखिए आप बहुत सारी आपको चेन मिलती है ना, अदर देन इट्स नॉट इवन 2, 3, 4, है ना, 100,000 कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो प्लांट में स्टोर होता है पॉलीसेकेराइड दैट इज नॉन एज स्टार्च, एंड जो एनिमल्स यानी कि इवन इंक्लूडिंग अस, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। नाउ you can see the polysaccharides can be of two types. It can be a homopolysaccharide or it can be a heteropolysaccharide. What does this means? यानी कि देखो, मैंने कहा कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलेंगे, लेकिन कैसे मोनोसेक्राइड मिलेंगे? इफ इट इज अ चेन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही रिपीट होता जा रहा है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको एक ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और सब क्या होंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 1000 हैं, लेकिन सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसी जो चेन्स होती है उन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे आपका स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन है, पेलुलैम है, सेलुलोज है, ठीक है। नेक्स्ट इज your heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides have more than one repeating unit.
इनके पास ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट है। भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, फिर एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल आ गया, फिर एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल आ गया, फिर इस तरीके से अगर आपकी चेन चलती है, माल्टोज का एक मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स, अलग अलग तरीके के मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए हैं। सो दिस इज नॉन एज हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके काइटोसिन है, अगार है, एल्जिनेट है ना, नेचुरल गम्स हैं जो ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ गूंद के लड्डू भी बनाकर खाए जाते हैं उनसे, है ना, तो दे आर पॉलीसेकेराइड्स, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं बट हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, विच आर द पॉलीसेकेराइड्स विच आर होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड विच आर द पॉलीसेकेराइड्स विच आर हेटेरोपॉलीसेकेराइड। कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो होमोपॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आकर जुड़ते हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड उसे कहा जाता है। नाउ when you have a polysaccharide means you have बहुत सारे molecules. Now that molecule may be in one straight chain and it may be branched one, right? तो ये होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं, व्हाट इज अमाइलोज एंड व्हाट इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज होता है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, सीधी चेन होती है अमाइलोज की। तो यहाँ पर आप देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये बॉन्डिंग बन रही है ना, दिस इज द बॉन्डिंग, राइट। तो ये एक स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल लग रहा है, जैसे कि हम एक माला में मोती पिरोते हैं, एक के बाद एक सीधे सीधे मोती पिरोए जाते हैं, तो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अमाइलोज, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रेट चेन जो बनती है, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में इसका नंबर भी आता है 1,4 लिंकेज, 1,6 लिंकेज। अब इसका कंसेप्ट समझिए, जब भी आपकी लीनियर चेन है यानी कि स्ट्रेट चेन है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज ऑलवेज 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या है, एक का पहला कार्बन एटम है ना, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के राइट में जो पड़ेगा, लेफ्ट में जो पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम है। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, और उसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये फोर्थ कार्बन एटम है। यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में लिंकेज कर रहे हैं तो वो लिंकेज किन किन के बीच हो रही है, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के बीच हो रही है, तो इसको हम 1,4 लिंकेज कहते हैं। सेम जब वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है ना, अगर वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, वो सीधा सीधा नहीं जा रहा है, तो उसे हमें अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में दोनों लिंकेज पाई जाती है, 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है और 1,4 लिंकेज भी पाई जाती है। अगर ये लीनियर है ना, तो इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन जो है आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और ये आपकी हो जाती है 1,4 लिंकेज। क्या हो जाती है, 1,4 लिंकेज। अब ये सीधे 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 आ रहा था और यहाँ आपके इसकी एक और ब्रांच निकल गई है ना, ये हो गई है ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में क्या होता है, इसका 6 कार्बन एटम अटैच होता है इसके फर्स्ट कार्बन एटम से। तो जब ब्रांचिंग होती है तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो जब भी ब्रांचिंग होगी 1,6 लिंकेज होगी, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी 1,4 लिंकेज होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, 1,4 लिंकेज, 1,6 लिंकेज, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, कुछ भी कहूं, तो आपको क्या देखना है भाई, सेल्यूलोज एक होमोसेकेराइड है ना, और ये एक लीनियर फैशन में अरेंज है या फिर एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। अगर आपको पता है कि ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है तो यानी कि इसमें दोनों पाए जाते हैं, है ना, और अगर ये एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो यानी कि इसमें 1,4 लिंकेज पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जब आपको एग्जाम्पल्स पता होगा कि विच आर द लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स एंड विच आर ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये इजी हो जाता है। लीनियर कार्बोहाइड्रेट्स में अमाइलोज प्रेजेंट होता है, स्ट्रेट चेन होती है, और ब्रांच में अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है जिसमें 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है जो ब्रांचिंग क्रिएट करती है। तो ये थी हमारी पूरी कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी।
कि किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी जो मेजर फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के आपको पता है, दे आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इनसे आपको एनर्जी मिलती है। ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रेन अलर्टनेस के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। और किन किन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है ना। जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं और आपके ये या मेजरली सीरियल्स आर द कार्बोहाइड्रेट सोर्स। चाहे आप उनसे फिर ब्रेड बनाए, बिस्किट बनाए, रस्क बनाए, वट एवर यू मेक इट आउट ऑफ इट, है ना। बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। लेकिन जो भी आपके फ्रूट्स स्वीटर इन टेस्ट होते हैं, हाई इन शुगर होते हैं, वो सभी आपको जो है एनर्जी गिविंग का काम करते हैं, राइट। तो चलिए ये हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। होपफुली दिस लेक्चर इज यू मस्ट हैव फाउंड इट यूजफुल और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन्स और एनी क्वेश्चंस और यू हैव एनी आइडिया फॉर माय इम्प्रूवमेंट, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब है एग्रीकल्चर महापैक की बारी। जैसे कि मैंने सेशन के शुरू में बताया था, दिवाली ऑफर इज नाउ 85% ऑफ। जनरली आपको किसी भी फेस्टिवल पर मिलता है तो 80% ऑफ मैक्सिमम मिलता है। नाउ यू आर गेटिंग 85% ऑफ ऑन ऑल योर बैचेस प्लस एग्रीकल्चर महापैक पर भी ये उपलब्ध है। इनकी वैलिडिटी भी डबल हो गई। वैलिडिटी डबल होने का मतलब जानते हैं, जो 1 साल के लिए आपको क्लासेस मिल रही थी वो अब 2 साल के लिए मिलेंगी। 2 साल तक आप जो है इनमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी स्टडिंग स्टूडेंट है तो भी आप इन पैक्स को ले सकते हैं और 2 साल तक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो महापैक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स क्योंकि इसमें जितने भी आपके अदर बैचेस हैं उन सब की क्लासेस में एक साथ अवेलेबल है। तो मान लीजिए कल को इफ्को का एग्जाम आया है, मुझे इफ्को का एग्जाम देना है, थोड़े दिनों बाद हरियाणा एडीओ आया, मुझे उसका एग्जाम देना है, कुछ दिनों बाद एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आपको अलग अलग बैचेस में एनरोल नहीं करना है। यू हैव टू एनरोल इन द सेम बैच। दिस इज द magic of the agriculture महापैक with their test series and ebooks. Of course यहाँ पर रिटन जो कोड है वो आप यूज कर सकते हैं Y448, लेकिन इस कोड में A लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज ये 85 ऑफ रह जाएगा, है ना। Y448A, 4+4 8 होते हैं, A फॉर एग्रीकल्चर। जब आप इस कोड को अपनी एप्लीकेशन में लगाएंगे तो आपका जो 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। Okay guys, thank you so much for being the wonderful audience and let me know if you have any queries and questions. Goodbye, take care, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। Meet you on Wednesday at 7 PM.